डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम लेसन 5th वीडियो संख्या आपकी फर्स्ट। हम 5वां पाठ पढ़ रहे हैं आज। पाठ का नाम है आपका दिल्ली सल्तनत का उदय एवं विस्तार। हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे गजनी और गौरी के आक्रमणों के बारे में, कैसे मोहम्मद गजनवी और गौरी ने आक्रमण किए, भारत के साम्राज्य को कमज़ोर किया और गौरी अपने प्रतिनिधि प्रशासकों को यहाँ पर छोड़ गया था। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को देख रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली या इत्यादि जो उसके आसपास का जो इलाका था उस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहा था। ये सब हम पढ़ आए हैं। तो इस पाठ में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद जो उस वंश के या उससे संबंधित जो उसके उत्तराधिकारी रहे उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से पाठ में जो जानकारी है वो इल्तुतमिश और बलबन के बारे में है। तो सारे आक्रमणों के बारे में हमने पढ़ा और 1206 में हमने पढ़ा कि गौरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकारी जो है उसका भतीजा था गयासुद्दीन गौरी, जो कि अयोग्य था, जिसके कारण उसका साम्राज्य विघटित हो गया, बंटने लगा, टूटने लगा। जो उसके दास थे या प्रशासक थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को संगठित करके स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है मोहम्मद गौरी का दास था और योग्यतम सेनापति था, लाहौर का गवर्नर था। परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ इलाका। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 1206 से लेकर 1526 तक रहती है, लोधी वंश तक। और उसके बाद में मुगल वंश बाबर का जो है शासन स्थापित हो जाता है। इस बीच साम्राज्य पर 5 वंशों का राज्य रहा। पहला वंश जो था वो था मामलुक वंश। तो 5 वंशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में विशेष रूप से। तो पहला जो वंश था अपना वो है मामलुक वंश, उसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो 84 वर्ष इस वंश ने शासन किया और 10 शासक हुए। इस वंश के 10 शासक हुए, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन जो है विशेष महत्व के प्रमुख हैं। इन्हीं को रेखांकित करेंगे हम। तो मामलुक वंश दिल्ली का पहला वंश था। इसको मुइजी, कुतुबी, शमसी, बलबनी, गुलाम, दास, आरंभिक तुर्क, मामलुक, इलबरी, इतने नामों से जाना जाता है। इलबरी, मामलुक, ठीक है, प्रारंभिक तुर्क, आरंभिक तुर्क, बलबनी, शमसी, ये लिख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो उनको भी आप ध्यान कर लें। इस वंश से उसको नाम से जाना जाता था। इन सभी को हम इलबारी नहीं कह सकते, क्योंकि इलबारी कबीले से प्रत्यक्ष रूप में केवल इल्तुतमिश ही जुड़ा था, अन्य शासक नहीं। दास कहना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अधिकतर शासक या तो राज्यारोहण से पहले ही दासता से मुक्त हो गए या फिर सत्ता में आने के बाद। मामलुक वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होने के कारण इसे आरंभिक तुर्क कहा जा सकता है और सर्वाधिक उपयुक्त नाम मामलुक भी है। मामलुक का शाब्दिक अर्थ है स्वामित्व। यह उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जो जीवन के पहले हिस्से में ऐसे दास थे जो सैनिक प्रयोग के लिए खरीदे गए तथा बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो मामलुक जो है सबसे ठीक नाम मालूम पड़ता है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। 1206 से 10 तक का इनका काल था, थोड़ा बहुत हम पढ़ भी आए हैं। फिर आराम शाह शासक बनता है, फिर इल्तुतमिश, फिर रकनुद्दीन, रजिया बेगम, बहराम शाह, मसूद, नसरुद्दीन, बलबन और बलबन के उत्तराधिकारी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्वस्त सैनिक था, तुर्क कबीले का था। वह तुर्किस्तान, निशापुर व गजनी के बाजारों में बिका। मोहम्मद गौरी द्वारा उसको खरीदा गया। तो उसके जीवन में बदलाव आता है। फिर उसके जीवन में कुछ बदलाव आया जब उसको मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। गौरी के नेतृत्व में गौर, बजियाना व गजनी के युद्ध लड़े उसने। 1192 से 1206 तक उत्तरी भारत के अनेक हिस्सों पर कब्जा करने में भी उसका साथ था।
इतिहासकारों का मानना है कि गौरी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिलते। तो ऐबक की कुछ समस्याएं थी, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, समस्याएं और समाधान क्या था, तो यहीं से हम इसको पढ़ लेंगे। तो जब उसने राज्य संभालने के समय उसे मलिक सिपा सलार कहा गया। क्या कहा गया? मलिक या सिपे सलार कहा गया, सुल्तान नहीं कहा गया। कारण था उसका, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ था, दास था वो। इसके भाव में न तो वो सिक्के चला सका, न खुतबा पढ़वा सका। ये कुछ चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण मानी जाती थी किसी के शासक बनने में, शासक साबित होने में। यल्दोज व कुबाचा उसके साथी दास थे, वे उसके लिए चुनौती बने हुए थे। चुनौती बने हुए थे कौन? ये समस्याएं थी उसकी, यल्दोज और कुबाचा। इनके बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे। ये भी दास ही थे और शांति शासन व्यवस्था भी अनियंत्रित व्यवस्था में थी। अराजकता कुल मिलाकर स्वराज्य में फैली हुई थी। तो ये हो गया अपना। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर, लाहौर को राजधानी बनाया। शासन संभाला, शांति कायम की, यल्दोज के क्षेत्र पर आक्रमण किया। पराजित कर भारत से बाहर निकाल दिया। भारत का क्षेत्र गजनी से अलग करने की घोषणा भी कर दी। गजनी से जो है क्षेत्र अलग की घोषणा कर दी। ये भी एक महत्वपूर्ण काम था। इसी प्रकार कुबाचा ने भी जब उसे चुनौती दी तो कूटनीति अपनाकर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। बंगाल के गवर्नर के प्रति भी ऐबक ने कठोर नीति का पालन नहीं किया और मित्रतापूर्ण संबंध कर लिए। कूटनीति और मित्रतापूर्वक संबंधों से कुबाचा व बंगाल को काबू कर लिया। कुल मिलाकर हम एक लाइन में कहें तो ऐबक की बहुत बड़ी उपलब्धि मोहम्मद गौरी की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी मोहम्मद गयासुद्दीन से दास्ता की मुक्ति का प्रमाण पत्र उसने हासिल किया। मुक्ति का प्रमाण पत्र और जो उसका सही उत्तराधिकारी था उससे ही हासिल किया। 1208 में प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ही अन्य अमीरों ने उसे सुल्तान माना। तो अब वो सुल्तान माना गया अन्य अमीरों द्वारा। इसके बाद उसने अपने नाम के सिक्के जारी करे। वही सिक्के जारी कर सकता था, अब सुल्तान बन गया था। खुतबा पढ़वाया। 1210 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अंक में कई बार आ जाता है। 2-2 अंक के लिए विशेष रूप से हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, 2-2 अंक के आपके क्वेश्चन ना रह जाएं। चौगान, आधुनिक जो पोलो बोलते हो आप, जिसको पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं संभाल पाया, अयोग्य था। तो वहाँ के जो अमीर थे या जो बड़े लोग थे, जो सरदार थे, उन्होंने बदायूं के जो गवर्नर थे इल्तुतमिश को बुलाया और उससे कहा कि भाई आप जो है शासन संभालें। निमंत्रण दिया और उसने निमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली आकर गद्दी संभाल ली और आराम शाह को गद्दी से हटा दिया। तो ये अपना जो है हम पढ़ के आए हैं अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह भी पढ़ लिया हमने। इसके बाद इल्तुतमिश का शासन आ जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का। ऐबक का काल कम था, ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया, जबकि इल्तुतमिश का काल काफ़ी लंबा था। 1211 से लेकर और 35 तक का काल था। इलबारी तुर्क था, अभी हम पढ़ के आए।
पिता इल्म खां इस कबीले के मुखिया थे। चचेरे भाई भी ईर्ष्या करते थे। भाइयों ने इस ईर्ष्या के कारण से भाइयों ने उसको बुखारा में बेच दिया। यहाँ पर गोरी उसे एक दास व्यापारी से मूल्य मतभेद होने के कारण खरीद न सका। बाद में ऐबक के द्वारा, ऐबक ने ही खरीदा था इसको। ऐबक की तरह वह भी अपने स्वामी का विश्वास पात्र बन गया, जिसके कारण ऐबक ने उसे सरजानदार, ऐसी उपाधि दी, शाही अंगरक्षकों का मुखिया बनाया। इसके बाद वह उन्नति करता हुआ अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार का तथा ग्वालियर के गवर्नर तक के पद तक पहुंचा और 1205 में उसको भी दास्ता से मुक्ति मिल गई, मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया और पुत्री का विवाह भी कर दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। प्रमुख सलाहकार था वो ऐबक का। बाद में उसने आराम शाह से सत्ता हथिया ली थी। तो अब उसकी क्या समस्याएं थी और क्या उपलब्धियां थी? समस्याओं को जो सुलझाना ही उसकी उपलब्धियां थी, इसको हम समझेंगे। तो जैसे जैसे हम इन पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे वो हमारे को इस बात की समझ में आ जाएगा कि क्या क्या उपलब्धियां उसकी रही। यल्दौज का दमन हो, चाहे कुबाचा की पराजय हो, मंगोल आक्रमणों से रक्षा हो, ये सब समस्याएं थी, लेकिन जब उसने सुलझा लिया तो ये उसकी उपलब्धियां बन गई। तो A.L. श्रीवास्तव क्या कहते हैं, जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग न के बराबर था। ये कौन कहता है? श्रीवास्तव कहते हैं। A.L. श्रीवास्तव, सल्तनत का जो नामो निशान है वो न के बराबर था। तो कुल मिलाकर इसने स्थापना की, इसलिए इसको असली संस्थापक भी कहा जाता है। तो इनको डिटेल में जो ये पॉइंट्स हैं, ये 12 पॉइंट्स हैं, इनको आपने पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यल्दौज जो है ये गोरी का ही दास था और इनका समक्ष था गजनी। ऐबक के शासन काल में वह गजनी का शासक था। मध्य एशिया में ख्वारिज़्म शाह के बढ़ते प्रभाव के कारण गजनी सुरक्षित नहीं था। जब गजनी सुरक्षित नहीं था तो वो दिल्ली की ओर उसकी निगाह हुई तो टकराव होना निश्चित था। ख्वारिज़्म के भय से वह गजनी छोड़कर लाहौर आ गया। पंजाब में थानेश्वर तक के क्षेत्र पर उसने कब्जा किया। इसके बाद जब यल्दौज दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा तो तराइन में उसको इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया और आखिर में उसका बंदी बनाकर वध करवा दिया जाता है। तो दोहरी विजय निजामी ने इसको बताया है। इल्तुतमिश की शत्रु समाप्त हो गया और दिल्ली अब गजनी साम्राज्य का हिस्सा न होकर स्वतंत्र हो गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। अब कुबाचा, कुबाचा भी इसी तरह का प्रतिद्वंदी था। सिंध का शासक था कुबाचा, सिंध का क्षेत्र इसको मिला था। तो लेकिन यल्दौज की मृत्यु के बाद उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश ने 1217 में उसे पराजित कर अधिकार कर लिया। शक्ति नष्ट नहीं कर सका। अपनी आंतरिक समस्या और मंगोलों के आक्रमण के भय से वह ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। कौन? इल्तुतमिश। 1226 में एक बार कुबाचा और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ। कुबाचा युद्ध से भाग गया। भागते समय मार्ग में सिंधु नदी में डूब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार इसको आत्महत्या का नाम देते हैं। तो इस तरह से इस दमन में भी वो, इसके दमन में भी सफल हो जाता है इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणों से रक्षा कैसे करता है? चंगेज खां के हाथ में मंगोल नेतृत्व था। चंगेज खां बहुत बड़ा मंगोल आक्रमणकारी था। बहुत नरसंहार उसने किए। मध्य एशिया का काफ़ी इलाका वो जो है हथिया चुका था, कब्जा कर चुका था। तो मध्य एशिया के बड़े राज्य ख्वारिज़्म पर भी आक्रमण करके उसे बर्बाद कर दिया। तो वहाँ का शासक मकबरनी राज्य छोड़कर सिंधु नदी के क्षेत्र की ओर आ गया और चंगेज खां उसका पीछा कर रहा था। तो ख्वारिज़्म के शासक मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता का अनुरोध करता है, लेकिन यहाँ पर कूटनीति से काम जो है लेता है। खतरों से परिचित था, साम्राज्य उसका कमजोर था।
तो अगर वो मदद करता तो दिक्कत में आ सकता था। तो इल्तुतमिश जैसे ही उसके पास इल्तुतमिश के पास उसका दूत आता है मकबरनी का, तो उसका वध करवा दिया जाता है दूत का। ऐसे में मकबरनी ने खोखरों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर इल्तुतमिश पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने मकबरनी को संदेश भेज दिया कि वे भारत न आए। क्योंकि यहाँ की जुलाई उसके अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ सैनिक तैयारी भी कर ली। ऐसे में मकबरनी ईरान की ओर चला गया और ईरान की ओर गया तो चंगेज भी ईरान की ओर गया और ईरान को उसने फिर आखिर में तहस नहस कर डाला। तो यही भारत के साथ होता अगर भारत में उसको शरण मिलती तो इस तरह से उसने अपने राज्य की मंगोलों से रक्षा की। बंगाल बिहार पर अधिकार। इस समय जो बंगाल की जो सत्ता थी वो थी अली मर्दान। इस क्षेत्र की बंगाल बिहार की जो सत्ता थी वो अली मर्दान के हाथ में थी। उसने ऐबक की सत्ता को चुनौती दी थी। तो ऐसे में इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ सैनिक अभियान चलाया। ऐसे में एक सरदार वहाँ के हुसामुद्दीन ऐबज ने जो है उसका वध करके अली मर्दान का सत्ता स्थापित कर लेता है अपनी। इल्तुतमिश ने ऐबज खां को पराजित कर दिया और पराजित कर जो है उसको बाध्य कर दिया अधीनता स्वीकार करने के लिए। परंतु इल्तुतमिश ने जाते ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐबज ने एक बार फिर इल्तुतमिश को बंगाल पर आक्रमण करना पड़ा और बाद में उसको साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये इस तरह से बंगाल को भी जीत लिया गया, हिस्सा बना लिया जाता है। राजपूताना में संघर्ष। तुर्कों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए राजपूतों ने चंदेलों व चौहानों के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, चंदेलों और चौहानों के नेतृत्व में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर, 1227 में मंडोर, कई जगह 2831 में जालोर, अजमेर, नागौर, 1233 में कालिंजर को भी उसने जीत लिया। तो इसकी ये सफलताएं स्थायी नहीं रह सकी क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद पुराने राजपूत शासकों ने सल्तनत के कमजोर शासकों का लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। आंशिक उपलब्धियां इनको कहा जा सकता है कुछ समय की अस्थायी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा सुरक्षा। तो इस बात से परिचित था कि सीमा क्षेत्र पर शांति जरूरी है। सीमा क्षेत्र अगर रहेगा सुरक्षित तो फिर राज्य वो ढंग से कर सकता है। तो खोखरों को हराया। खोखर वहां तंग करते थे सीमा पर। इसके बाद जालंधर की गतिविधियों का आधार बनाकर सियालकोट और नंदन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो सियालकोट और नंदन क्षेत्र पर भी अधिकार हो जाता है। खलीफा से मान्यता प्राप्त कर लेता है। खलीफा बगदाद का जो खलीफा होता था तो उससे जब उसको मान्यता मिल जाती है, एक प्रकार से धार्मिक वैधानिकता मिल जाती है धार्मिक रूप से कि ये सुल्तान है। तो इससे पूर्व खलीफा दिल्ली सल्तनत को गजनी राज्य का हिस्सा मानता था, लेकिन उसने अपने उपहारों से इल्तुतमिश ने उसको खुश कर दिया और उस खुशी का परिणाम था कि उसको जो है खलीफा ने नासिर अमीर उल योमिनीन, मुस्लिमों का प्रधान व खलीफा का सहायक, ऐसी करके उपाधि दे देते हैं उसको। और 1229 में उसको ये मान्यता मिलती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। दिल्ली को राजधानी बनाना। लाहौर, शुरुआत में राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश चाहता था कि राज्य के मध्य में राजधानी हो, इसीलिए उसने गतिविधियों का केंद्र बनाया और उसको घोषित कर दिया और विशेष पहचान इसको मिली। निर्माता इसीलिए इसको कहा जाता है। उसके बाद नई मुद्रा, प्रशासनिक सुधार, इक्तादारी और अन्य कुछ उपलब्धियां, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। नई मुद्रा, अरबी पद्धति के सिक्के चलाए, क्योंकि उससे पहले न तो सिक्कों के बनावट में समानता थी, नए मूल्यों में कई तरह की दिक्कतें थी। तो उसने अरबी पद्धति के सिक्के चलाए, राजकीय टकसालें बनाई, टकसाल का नाम,
खलीफा का नाम और खुद का नाम भी खुदवाया सिक्के के ऊपर। और उसके सिक्कों को जो है टंका कहा जाता था, सोने और चांदी के थे। भार जो है 175 ग्राम था। कई बार आता है ये क्वेश्चन, इनको थोड़ा नोट कर लें आप। छोटी मुद्रा जो थी वो जीतल थी। जीतल जो है तांबे और पीतल के सिक्के होते थे। इसका प्रचलन भी उसके द्वारा किया गया। एक तो सारे साम्राज्य में मुद्रा प्रचलित हो गई, दूसरा विनिमय मतलब एक्सचेंज, लेना देना वो काफ़ी आसान इस मुद्रा से हो जाता है। ये भी मुद्रा का एक लाभ था। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधार उसने किए। राज्य का प्रशासनिक स्वरूप सैनिक व्यवस्था पर आधारित था। योग्य व्यक्तियों को महत्व दिया उसने। सेना के रखरखाव हेतु धन की व्यवस्था की। अच्छा वेतन दिया। विजित क्षेत्रों पर सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो अधिकारी तुर्क अमीर थे। संगठन भी बनाया उनका एक, तुर्काने चहलगानी इसी ने बनाया था। 2 अंक में आ सकता है ये। 40 विश्वास पात्र लोग इसमें होते थे जो प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर काम करते थे। 40 की शक्ति भी इसको कहा जाता है। योग्यता के अनुसार साम्राज्य में शांति प्राप्त करके विद्रोह की स्थिति पैदा न होने दी। इरफान हबीब लिखता है इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को रूप और तत्व किसने प्रदान किया? इल्तुतमिश ने। हबीब का ये भी आप नोट कर सकते हैं। इक्तादारी, साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अब विस्तार जो साम्राज्य हुआ उसके नियंत्रण की और व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो नियंत्रण और व्यवस्था हेतु भू राजस्व एकत्रित करने के लिए उसने कई क्षेत्रों में विभक्त किया। भू राजस्व एकत्रित करना था तो कई भागों में उसको बांट दिया। उन भागों को इसने इक्ता कहा और उनका जो प्रमुख था, ये हम पढ़ के आए थे पिछली बार, इक्तादार। तबादला भी किया जाता था। कम खर्चीली थी। सामंती आदि व्यवस्था से अलग थी। क्षेत्रीय शक्तियाँ इससे कमजोर पड़ती हैं, न कि मजबूत होती हैं सामंतवाद की तरह। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां थी। अन्य उपलब्धियों में शांति, अच्छा प्रशासन, न्याय, लोगों को उचित न्याय मिला। न्याय के लिए उसने काजी और अमीरदाद जैसे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। अमीरदाद तत्काल फैसले, इन फैसलों के विरुद्ध प्रधान काजी और सुल्तान के पास अपील भी की जा सकती थी। कुतुब मीनार को पूरा करवाया। 2 अंक में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मीनार के निर्माण का पता ही आपको, और ये किसकी याद में किया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इस इमारत का निर्माण किया गया था। 2 अंक में कहीं आ जाए तो ये भी आप याद रख लेना। तो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, संरक्षण दिया। मूल्यांकन में जो चीज़ें हमने पढ़ी यही इसके जीवन का मूल्यांकन है कि उसके जो काम थे वो साम्राज्य के लिए काफ़ी जो है अच्छे थे। जो उसने अपना साम्राज्य स्थापित करना था, कुछ चीज़ों का उसने निर्माण करवाया, इसलिए इसको कला साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है। तो जो राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक शिशु के रूप में शुरू किया था, उस राज्य को उसने शक्तिशाली बनाकर जवान कर दिया। तो कुल मिलाकर वो वास्तविक संस्थापक कहलाने का अधिकारी था। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में, और गियासुद्दीन आ जाएंगे उस लेसन में, गियासुद्दीन बलबन, उनके बारे में भी पढ़ेंगे।